फिर 5B, अब एक क्वेश्चन भी आया था सर एफएसआई और ये टीडीआर होता क्या? सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट बाय ए प्रमोटर। प्रमोटर मीन्स बिल्डर। अब एफएसआई और टीडीआर होता क्या, चलिए वो समझते हैं। अब मुंबई में क्या है, 50 साल पहले 4 माले की बिल्डिंग बनती थी, पॉपुलेशन कम थी। उसके बाद उन्होंने 20-30 साल पहले, मेरे साथ 90 के बाद 7 माले की बिल्डिंग बनना ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर 7 माले की बिल्डिंग बनने लग गई। फिर 15-20 साल पहले 15 माले की, मतलब जो भी नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा वो 15 माले की। और आजकल तो 30 माले के नीचे नहीं बनती, क्योंकि बॉम्बे में ऐसे भी लैंड कम है, क्योंकि 3 साइड तो सी है। तो बॉम्बे जैसे पुणे फैल रहा है या हैदराबाद फैल रहा है या दिल्ली फैल रहा है, वैसे तो फैल नहीं सकता। तो अभी जो पुरानी प्रॉपर्टी 4 माले की, उसमें 16 फ्लैट होते हैं। अगर ग्राउंड फ्लोर भी शामिल करते हैं, अगर मान लो ग्राउंड फ्लोर पे भी फ्लैट है, तो 20 फ्लैट होते हैं। तो बिल्डर जाता है, बड़े बड़े बिल्डर जाते हैं, क्योंकि ज़मीन तो है ही है उनके पास। बोलते हैं बॉस ये जगह हम लोग को दे दो, डेवलपमेंट राइट, ये हम लोग तोड़ के 20 माले की बिल्डिंग बना देंगे और आप लोगों को फ्री फ्लैट देंगे। इसके अलावा हम आपको कंपनसेशन भी देंगे। मान लीजिए आपका एक फ्लैट है इतने एरिया का, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। इसके अलावा फ्लैट दूंगा, 1 करोड़ रुपए भी दूंगा। इसके अलावा 3 साल अगर बनने में लगता है और आपको रेंट पे जाना पड़ेगा, तो उसका रेंट भी मैं चुकाऊंगा, जहां भी आप रेंट पे प्रॉपर्टी लोगे। तो ये बंदे लोग क्या करते हैं, जो फ्लैट ओनर है वो उसका जो डेवलपमेंट राइट होता है वो ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, किसको, बिल्डर को। तो ये डेवलपमेंट राइट वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा एफएसआई, अब एफएसआई क्या होता है, बहुत सिंपल है। 1000 स्क्वायर मीटर का, अब बाकी सब जगह तो मीटर है, बॉम्बे के अंदर स्क्वायर फीट है। सॉरी। तो 1000 स्क्वायर मीटर या 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है। सो मान लीजिए म्यूनसिपलिटी बोलती एफएसआई इज 1.5, 1.50 या 1.5 या 1.25। So on this land you can only construct area of, if suppose FSI is floor space index is 1.5, 1500, तो आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन केवल 1500 स्क्वायर फीट का या स्क्वायर मीटर का कर सकते हो। अगर 1000 स्क्वायर मीटर का है तो 1500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर फीट का है तो 1500 स्क्वायर फीट। तो ये जो रेशियो है, अगर 1.5 एफएसआई है तो 1500, 2 एफएसआई है म्यूनसिपलिटी ने बोला है तो 2000। तो आप किसी लैंड के ऊपर कितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ये एफएसआई होता है, ठीक है। इसके अलावा एक टीडीआर होता है। टीडीआर क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए एक आप लैंड के ओनर हो, लेकिन गवर्नमेंट बोलती कि यहाँ तो हम लोग गार्डन बनाएंगे, तो वो आपसे डेवलपमेंट राइट आपका छीन लेती, क्योंकि आप लैंड के ओनर हो तो आपको बंगलो बनाना तो आप बना सकते हो। तो मान लीजिए गवर्नमेंट बोलती नहीं ये मेन एरिया के अंदर है, तो इसके लिए हम आपसे, आप इधर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो वो डेवलपमेंट राइट आपका जो होता है वो छीन लेती है। उसके अगेंस्ट में वो आपको एक टीडीआर सर्टिफिकेट देती है कि भाई आप और कहीं कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ये टीडीआर सर्टिफिकेट आप बिल्डर को सेल कर सकते हो। तो जो आपको राइट गवर्नमेंट ने दिया है वो आप सेल कर देते हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टीडीआर, ठीक है। सो प्रमोटर मीन्स बेसिकली बिल्डर। सो बिल्डर इज गोइंग टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। वाई, वेरी सिंपल, एक एक फ्लैट ओनर थोड़ी ना जाके रजिस्ट्रेशन लेगा और टैक्स पे करेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, प्रमोटर मीन्स बिल्डर। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 years or more by any person against consideration in the form of upfront amount called as premium, salami, cost, price, development charges, or by any other name, and or periodic rent for construction of a project by a promoter. Who is going to pay? Promoter. Then serial number 6, director of a company or a body corporate to the said company or the body corporate. कौन पे करेगा, कंपनी और ए बॉडी कॉर्पोरेट। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है और एग्जीक्यूटिव होल टाइम डायरेक्टर है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है क्या, नहीं। उसके समय आपको याद रखना शेड्यूल 3 पैरा 1 एप्लीकेबल होगा, बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर इज एम्प्लॉय, होल टाइम डायरेक्टर इज एम्प्लॉय।
तो उनको अगर कोई सिटिंग फीस मिली है या रेम्युनरेशन मिला है तो दैट इज सब्जेक्ट टू शेड्यूल 3 पैरा 1, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसके लिए उसको फी दी है, तो वो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, हु इज गोइंग टू पे? इंश्योरेंस कंपनी। नाउ इफ सपोज सच इंश्योरेंस इज सोल्ड टू ई कॉमर्स लाइक पॉलिसी बाजार, ठीक है, तो अब क्या वो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा? तो उसके अंदर हमको देखना पड़ेगा कि पॉलिसी बाजार के पास इंश्योरेंस एजेंट का लाइसेंस है क्या, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट अपन उसी को बोलते हैं जिसने IRDA से लाइसेंस लिया है। तो अगर कोई फैसिलिटेट कर रहा है, मान लीजिए अमेजन के थ्रू कोई पॉलिसी बेच रहा है, अमेजन के कमीशन काटता है, वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। इंश्योरेंस एजेंट है बेसिकली जिसके पास IRDA से इंश्योरेंस एजेंट का सर्टिफिकेट है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, तभी इंश्योरेंस बिजनेस जो इंश्योरेंस कंपनी है वो रिवर्स चार्ज पे करेगी। सर्विसेज सप्लाइड बाय ए रिकवरी एजेंट टू ए बैंकिंग कंपनी और FI और NBFC, बैंकिंग कंपनी और FI और NBFC इज गोइंग टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर, कौन फेमस है आजकल? बादशाह ना, बादशाह है, और पता नहीं मेरे को नाम याद नहीं आजकल के म्यूजिक कंपोजर के। सो वो मान लीजिए T सीरीज के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे किसी मूवी के लिए। फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और द लाइक बाय वे ऑफ ट्रांसफरिंग परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ ए कॉपीराइट, तो कौन पे करेगा? म्यूजिक कंपनी लाइक T सीरीज। प्रोड्यूसर, यश राज मूवी, यश राज फिल्म, करण जौहर, ठीक है, धर्मा प्रोडक्शन, तो वो लोग टैक्स पे करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन ऑथर बाय वे ऑफ ट्रांसफर परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ ए कॉपीराइट कवर्ड अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लोज ए ऑफ द कॉपीराइट एक्ट। तो मैंने GST की बुक लिखी और मैंने उसको पब्लिशर को दे दी, मान लीजिए टैक्समैन को, तो कौन GST पे करेगा? टैक्समैन। अब इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो ये अमेंडमेंट किया है, पहले ये दोनों सीरियल नंबर 1 ही थे, अब उन्होंने रिसेंटली मतलब May 20 के लिए जो अमेंडमेंट किया है उसके अंदर उन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर बाद में उन्होंने लिखा ऑथर के मामले में ही हैज ऑप्शन टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड फाइल डिक्लेरेशन दैट ही इज गोइंग टू पे GST अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अगर वो डिक्लेयर करता है ये, और ये ऑप्शन वो अगर एक्सरसाइज कर लेता है तो वो 1 साल तक उसको ये ऑप्शन ही रखना पड़ेगा, देन रिवर्स चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल। You don't need to memorize the form, you can only use prescribed form in the exam. Supply of services by the members of overseeing committee to RBI. So RBI के जो भी फंक्शन करती है उसके लिए एक ओवरसीइंग कमिटी होती है, वो उसके लिए फी लेती है, तो उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? RBI अंडर रिवर्स चार्ज। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट DCA अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और LLP टू बैंक और NBFC, हु इज गोइंग टू पे? बैंकिंग कंपनी और NBFC। रोज आते हैं ना अपने क्रेडिट कार्ड के फोन, तो इंडिविजुअल है तो कौन पे करेगा? बैंकिंग कंपनी या NBFC। अगर वो कंपनी है तो फॉरवर्ड चार्ज होगा, ठीक है। सीरियल नंबर 12, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस फैसिलिटेटर टू ए बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट टू बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट टू बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट इज गोइंग टू पे। Security services provided to registered person, who is going to pay? Registered person. If such services is provided to जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने केवल TDS पर्पज के लिए, जो हमने ये GT में पढ़ा था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिया है, दे आर नॉट इंडल्ज इन एनी टाइप ऑफ मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, तो उसके ऊपर ये रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अगर सिक्योरिटी सर्विसेज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेटर, इंडिविजुअल फर्म या AOP प्रोवाइड करती है, तभी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है। मान लीजिए टॉप सिक्योरिटी जो एक कंपनी है जिसमें राकेश झुनझुनवाला का भी शेयर है, G4S, ये भी एक बड़ी कंपनी है सिक्योरिटी की, वो सर्विस प्रोवाइड करती है, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज। ये सर्विस टैक्स में भी ऐसा ही था, तो इस बेसिकली कॉपी पेस्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स लॉ। सीरियल नंबर 15, जो उन्होंने अब सर्विस टैक्स से कॉपी किया है और काफ़ी स्टूडेंट को ये समझ में भी नहीं आता। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ ए मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू ए बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर ऑफ सर्विस एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट पेइंग CGST एट द रेट ऑफ 2.5%, इन केस ऑफ इंटरस्टेट 5%,
ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विथ ITC ऑफ इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। ये 90% स्टूडेंट को शायद समझ में नहीं आया हुआ। तो ये क्या है, जो नया अमेंडमेंट भी है बहुत सिंपल है। आपको क्या देखना है, सबसे पहले रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है। आपने कैब ली और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर छोड़ दी, तो वो रेंटिंग है क्या? नहीं। कॉल सेंटर वाले एम्प्लॉय ड्रॉप अप पिकअप सर्विस देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो इनोवा हायर करते हैं 1 महीने के लिए, तो वो रेंटिंग सर्विस है। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है। अब इसके अलावा प्रोवाइडेड टू, कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है ये? एनी पर्सन अदर देन ए बॉडी कॉर्पोरेट लाइक इंडिविजुअल, AOP, BOI फर्म। अगर ये सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तभी टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा क्या इतना ही है क्या? नहीं। इसके अलावा आपको क्या देखना है कि जो बंदा ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो केवल ITC किसका ले रहा है? इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, बहुत सिंपल। मान लीजिए आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो मिस्टर ए टू रिलायंस, ठीक है। अब आपके पास गाड़ी थी नहीं, रिलायंस को इनोवा चाहिए थी, आपके पास स्विफ्ट डिजायर थी, तो आपने मिस्टर बी से गाड़ी ले ली किराए पे और रिलायंस को आप रेंटिंग सर्विस दे रहे हो। अब क्वेश्चन क्या है कि भैया मान लीजिए जो ITC इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, तो ये मिस्टर बी आपको मिस्टर ए को हायरिंग सर्विस दे रहा है, मतलब रेंटिंग सर्विस दे रहा है बेसिकली, नॉट हायरिंग, तो वो GST चार्ज कर रहा है, तो आप कल इनपुट टैक्स क्रेडिट इसी का ले सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए आपने ऑफिस किराए पे लेके रखी है और उसके ऊपर ओनर आपसे GST चार्ज कर रहा है, उसके ऊपर GST चार्ज कर रहा है, तो उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। इसलिए ये कंडीशन डाली हुई है ITC इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, तो इसका आप अवेल कर सकते हो, इसका नहीं अवेल कर सकते। इसके अलावा आपको फॉरवर्ड चार्ज भी लगाना 2.5% टू 2.5% टू रिलायंस, तो आप भी पे करोगे गवर्नमेंट को, रिलायंस भी टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज पे करेगी। अब यहां सोचने की बात यह है, रिलायंस के पास क्या मिस्टर ए के एक बुक्स ऑफ अकाउंट है क्या? उसको क्या मालूम कि आपने किसका ITC लिया किसका नहीं लिया? आप GST लॉ को कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट कर लिया है, क्योंकि जो सेक्रेटरी बैठते हैं जॉइंट सेक्रेटरी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो नॉर्मली उनको प्रैक्टिकली थोड़ी ना मालूम है, वो तो साइंस ग्रेजुएट है ज़्यादातर। तो सोचने की बात यह है कि रिलायंस के पास थोड़ी ना एक्सेस है, तो बेसिकली रिलायंस को अब आपके रिटर्न लेने पड़ेंगे अगर मिस्टर ए के कि भैया तू ITC केवल इसी लाइन बिजनेस कर रहा है ना, तो वो कुछ राइटिंग में ले लेगा। जो रिलायंस कैन नॉट कन्फर्म कि ही इज ओनली टेकिंग ITC ऑफ दिस ओनली। हाउ रिलायंस इज गोइंग टू कम टू नो? ठीक है, गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट कर दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके। 16 सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज सप्लायर ऑफ सर्विस लेंडर अंडर सिक्योरिटीज lending scheme 1997 of Securities and Exchange Board of India, basically SEBI, age amended, so borrower is going to pay। अब क्या होता है कि lending security, एक तो security के अंदर transaction होता है, that is outside the purview of GST। remember goods and services both definition exclude money and securities, so securities का जो transaction होता है वो outside the purview of GST है, लेकिन इंटरमीडिएट के थ्रू, मान लीजिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इंटरमीडिएट के थ्रू ये लेंडर है, ये बोरोवर है, ये दोनों एक दूसरे को तो जानते नहीं है। लेंडर ने अपनी सिक्योरिटी बोरोवर के लिए रख दी था लोन देने के लिए, तो NSC के थ्रू वो ले लेता है, और जो भी उसका बेनिफिट होगा, मान लीजिए वो 2 साल के लिए ये बोरो कर रहा है सिक्योरिटी, उसके अंदर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ या बोनस डिक्लेयर हुआ, तो बोरोवर को उसके साथ में लेंडर को रिटर्न करना है। ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। जब हम लोग NSC में शेयर खरीदते हैं तो हमको मालूम है कि कौन सेलर है, हमको यही मालूम है कि हमने 100 शेयर खरीदे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, कौन सेलर है वो हमको मालूम नहीं चलता। तो ऐसे इसमें भी मालूम नहीं चलेगा।
तो इसके लिए लेंडर को क्या मिलेगी, लैंडिंग फीस. सो दिस लैंडिंग फीस इज सब्जेक्ट टू जीएसटी. इट इज नॉट आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी. सो बोरोवर इज गोइंग टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. ठीक है, तो ये लिस्ट हो गई कॉमन लिस्ट बिटवीन जीएसटी एंड आईजीएसटी. अब आईजीएसटी के अंदर दो है, एनी सर्विस सप्लाइड by any person who is located in a non-taxable territory to any person other than non-taxable territory or other than non-taxable online recipient. So who is going to pay? Person located in the taxable territory other than non-taxable online recipient. तो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई यूएस से कोई इंडिया में सर्विस सप्लाई कर रहा है. अब गवर्नमेंट के लिए तो पॉसिबल नहीं कि यूएस कंपनी से टैक्स वसूल करना, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, भैया जो इंडिया के अंदर है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं यूएस यूके वाले को पकड़ के उनसे टैक्स लेगा. सो दैट्स व्हाई बर्डन इज शिफ्टेड टू रेसिपिएंट. इसके अलावा सर्विसेज सप्लाइड बाय ए पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया. सो दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज. इसको हम लोग बोलते हैं ओशियन फ्रेट. इसके साथ में आपको एग्जम्पशन लिस्ट भी देखनी है, वो इंटरलिंक करनी पड़ेगी, तो वो कल करेंगे. सो ओशियन फ्रेट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज. इंपोर्टर हैज टू पे. हु इज गोइंग टू पे? इंपोर्टर. सॉरी, इंपोर्टर कौन होता है? आपको कस्टम एक्ट के हिसाब से देखना. अब इसमें एक क्वेश्चन आया था एडवांस रूलिंग वालों के सामने. वो बोलते कि बॉस जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो आपको कस्टम का वैल्यूएशन का चैप्टर मालूम है ना, तो इंपोर्ट के समय में हम लोग जो कस्टम ड्यूटी पे करते हैं इंक्लूडिंग आईजीएसटी, किसके ऊपर पे करते हैं? सीआईएफ. सो सीआईएफ के अंदर ओशियन फ्रेट शामिल है ना. सीआईएफ का मतलब ओशियन फ्रेट शामिल है. जो ये फ्रेट के ऊपर ये जो इंपोर्टर पे करेगा रिवर्स चार्ज, वो पहले से कस्टम के अंदर शामिल है कि नहीं है? तो क्या वापस ये पे करना है क्या? तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला यस, क्योंकि वो तो कस्टम एक्ट के अंदर आप पे कर रहे हो. सीआईएफ ऑब्वियसली दिस ओशियन फ्रेट इज इंक्लूडेड देयर, सो दैट एनीवे यू नीड टू पे अंडर कस्टम लॉ. अपार्ट फ्रॉम दैट you also need to pay again IGST on this. Obviously you can avail input tax credit. इसके अलावा सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंदर गवर्नमेंट ने जो रियल एस्टेट के रिलेटेड अमेंडमेंट की है, 1 अप्रैल 2019 के पहले क्या था कि भाई 8% 12% विथ ITC था रियल एस्टेट बिल्डर को. फिर रियल एस्टेट बिल्डर बोले अरे यार सर बहुत मंदी है, हमारे को मुनाफा ही नहीं हो रहा है, बिक्री नहीं हो रही. तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है 1 अप्रैल 2019 से तुम लोग एक काम करो, अगर एफोर्डेबल हाउस है तो 1% विदाउट ITC, और अगर एफोर्डेबल नहीं है या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 5% विदाउट ITC टैक्स पे कर दो मेरे को. तो तुम लोग ITC नहीं ले सकते, 1% या 5% आपको पे करना है. लेकिन एक इसकी कंडीशन है, पहले तो आप ITC नहीं ले सकते, और जो आपने इनवर्स सप्लाई आई है उसके 80% पे आपने टैक्स पे किया हो, तभी मैं ये तेरे को बेनिफिट दूंगा 1% और 5% की टैक्स रेट. अदरवाइज यू हैव टू पे 8% 12% एंड यू कैन क्लेम ITC. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ठीक अगर 80% से कम है, मान लीजिए यू बॉट द गुड्स और सर्विसेज, इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज, एंड यू बॉट इट फ्रॉम द टोटल वैल्यू इज 100, ऑन 60 रुपीज ओनली यू पेड टैक्सेज, क्योंकि वो रजिस्टर्ड बायर से आया, बाकी अनरजिस्टर्ड से. So you have to pay on balance 20 reverse charge at the rate of 18%. ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे होगा. इसके अलावा आपने सीमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है तो आपको 28% रिवर्स चार्ज पे करना है. इंटर स्टेट CGST और HGST की रेट क्या होगी? अगर IGST की 28 है तो CGST 14, HGST 14. कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आपको रिवर्स चार्ज पे करना है. अगर आपने 1 रुपया भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है तो आपको रिवर्स चार्ज पे करना, चाहे वो 1 रुपये की भी सप्लाई हो. ठीक है, और फिर आपको ईयर एंड में देखना कि भी टोटल 80% हुआ नहीं हुआ, मतलब टोटल 80% इनवर्ट सप्लाई पे आपने टैक्स पे किया नहीं किया. तो जैसे ये एक एग्जांपल है, सीमेंट रजिस्टर्ड पर्सन से पे खरीदा, वैल्यू कितनी है 4000. ठीक है, इनपुट और इनपुट सर्विसेज अगेन रजिस्टर्ड पर्सन से लिया, वैल्यू कितनी है 5000.
अनरजिस्टर्ड पर्सन से कितना लिया 11,000, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 20,000 की बाइंग है। तो ये जो रजिस्टर्ड से है उसका परसेंटेज कितना, 4,000 डिवाइडेड बाई 20,000, 25%। आपको 80% पे टैक्स पे करना है, तो बैलेंस कितना हो गया 35%। तो 35% 20,000 कितना होगा 7,000, इसके ऊपर आपको 18% टैक्स पे करना है। रिमेंबर यू कांट अवेल इनपुट टैक्स रेट। So this is real estate provision. Now, सॉरी TDR FSI का भी एक क्वेश्चन आया था कि सर वो एग्जम्प्ट है। अब इसमें गवर्नमेंट ने स्मार्टली क्या किया, हमने रिवर्स चार्ज देखा, बिल्डर को पे करना है, करेक्ट। एग्जम्प्ट कब है, ये एग्जम्प्ट जब है जब बिल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेचता है या फिर सीसी नहीं मिली है तब तक वो बेचता है। तो हमने कल क्या समझा था, इट इज सब्जेक्ट टू GST, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रही है, तो गवर्नमेंट बोलती है इसलिए जब FSI TDR उसने लिया है तो वो एग्जम्प्ट हो गया, क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर वो टैक्स पे कर रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे तो TDR FSI एग्जम्प्ट हो गई। अगर मान लीजिए वो शेड्यूल 3 के अंदर आ जाता है, मतलब वो सेल कर रहा है आफ्टर गेटिंग द CC, देन ही इज नॉट गोइंग टू पे GST, सो गवर्नमेंट इज गोइंग टू लूज द रेवेन्यू। तब उन्होंने बोला ये एग्जम्पशन नहीं है भैया, तब तो एक काम कर TDR FSI पे रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे कर दे। तो अगर ये शेड्यूल 3 के अंदर आ रहा है, यानी बिल्डिंग को बनाने के बाद, फ्लैट को बनाने के बाद CC उसको मिल जाती है, उसके बाद सेल कर रहा है, तो गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू नहीं मिलने वाली। तो बोलती है अच्छा ठीक है, मेरे को रेवेन्यू नहीं मिल रही है तो ये एग्जम्प्ट नहीं है, TDR FSI के ऊपर पे कर दे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अगर गवर्नमेंट को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो रेवेन्यू मिल रही है तो बोलते डबल टैक्सेशन नहीं हो, तो इसलिए TDR FSI एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कब एग्जम्प्ट होगा, जब शेड्यूल 3 का आइटम नहीं हो, मतलब उसको GST मिल रहा है गवर्नमेंट को अंडर कंस्ट्रक्शन पे, तब ये एग्जम्प्ट है। शेड्यूल 3 का आइटम होते ही गवर्नमेंट को GST नहीं मिलेगी तो उन्होंने उसको एग्जम्प्ट नहीं किया, उस समय बिल्डर को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है। अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर इफ ही इज प्रेजेंट देन ही इज गोइंग टू पे टैक्स, इफ ही इज नॉट प्रेजेंट, उसका कोई बंदा है, एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग, देन ही इज गोइंग टू पे। अगर कोई भी बंदा नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया के बाहर होकर भी सॉफ्टवेयर बना के बिजनेस कर सकता है, कोई भी बंदा नहीं है तो उसको अपॉइंट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज उन्होंने नोटिफाई की है, 3 सर्विसेज नोटिफाई की है। पहली सर्विस ओला उबेर, ड्राइवर का टर्नओवर कितना भी हो, हमेशा ओला उबेर इज ओनली गोइंग टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। सो ऑलवेज ओला उबेर इज गोइंग टू step into the shoes of actual supplier, and whether driver turnover is 1 crore 10 crore it really doesn't matter, Ola Uber is going to pay। accommodation services like hotel in guest house make my trip के थ्रू, ठीक है, तो अगर इनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, मीन्स दे आर नॉट सपोज टू टेक रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 बिकॉज दे कैन एंजॉय द थ्रेशोल्ड, देन सच e-commerce operator is going to pay। If suppose they are supposed to take registration, then such hotel inn is going to pay। तो अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान लीजिए वो लायबल टू रजिस्टर, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई होगी ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद प्लम्बिंग कारपेंटिंग का सर्विसेज है, अर्बन क्लेब के थ्रू प्रोवाइड होती है। तो अगर इनको रजिस्ट्रेशन लेना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 सब सेक्शन 1, इफ दे आर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड देन दे आर गोइंग टू पे एक्चुअल सप्लाई, अदरवाइज ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक अर्बन क्लेप इज गोइंग टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ एक्चुअल सप्लाई एंड गोइंग टू पे द टैक्सेस। ठीक है, अब सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 10, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस की, कि जो छोटे सप्लायर है वो कंप्लाइंस बर्डन नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या है कंपोजिशन स्कीम। लिमिट क्या है कंपोजिशन स्कीम की, रिमेंबर इट इज एग्रीगेट टर्नओवर, सो यू नीड टू सी पेन बेस एंटायर इंडिया एग्रीगेट टर्नओवर। अगर आपकी बॉम्बे में एक अलग शॉप है किराना शॉप, अहमदाबाद में अलग है, जयपुर में अलग है, तो आपको सबका टर्नओवर देखना है। इट इज पेन इंडिया 1.5 करोड़, फॉर दीज स्टेट इट इज 75 लाख। ठीक है, अदर देन दीज स्टेट ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 1.5 करोड़। इसके अलावा जो नया उन्होंने लास्ट ईयर अमेंडमेंट किया था, वो अमेंडमेंट किस लिए था, जैसे मान लीजिए आपका प्रोविजन स्टोर है,
एक दिन मैं आपके पास आता हूँ कि भैया तू होम डिलीवरी दे दे, और आप कंपोजिशन स्कीम आपने ऑप्ट करके रखा है, तो आप बोलते हो यार मैं नॉर्मली होम डिलीवरी नहीं देता, लेकिन आप रेगुलर ग्राहक हो, मैं होम डिलीवरी देता हूँ, लेकिन मैं आपको सर्विस चार्ज करूँगा 100 रुपीज़। तो जब ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था, तो मान लीजिए आपने ये सर्विस दे दी और 100 रुपीज़ चार्ज कर लिया, साल में एक बार आपने किया ऐसा, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो अनड्यू हार्डशिप, करेक्ट, प्रैक्टिकल है, कभी जरूरत पड़ जाती है आपको सर्विस देनी पड़ती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जब रिप्रेजेंटेशन के बाद यह अमेंडमेंट किया, अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, नाउ पर्सन कैन प्रोवाइड सर्विसेज अप टू 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर इन स्टेट। रिमेंबर यहाँ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी है, वहाँ एग्रीगेट टर्नओवर है। सो टर्नओवर इन स्टेट यूटी का 10% और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, तो वो सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब टैक्स रेट क्या है मैन्युफैक्चरर के लिए? 0.5% प्लस 0.5%। देयर इज नो आईजीएसटी बिकॉज कंपोजिशन स्कीम पर्सन कैन नॉट डू इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। फॉर रेस्टोरेंट, जो शेड्यूल 2 के अंदर पैरा 6 के अंदर हमने बी क्लोज देखा था, रेस्टोरेंट या होम डिलीवरी सर्विसेज, उनके लिए 2.5%। इनको एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो उसके ऊपर भी टैक्स पे करना है। अदर सप्लायर जो ट्रेडर है उसको 0.5, लेकिन केवल टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर। तो इनको तो एग्जम्प्टेड सप्लाई के ऊपर भी करना, लेकिन ट्रेडर को केवल टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन को थोड़ा गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो जो डेफिनेशन है वो नॉर्मल है, केवल एक एक्स्ट्रा है कि इन केस ऑफ इंटरेस्ट इनकम यू नीड टू एक्सक्लूड दैट। सो इफ सपोज जिस बंदे को ऑप्ट करना है उसका टर्नओवर है 1,49 लाख इन प्रीवियस ईयर का देखते हैं ना, 2 लाख रुपए उसकी इंटरेस्ट इनकम है, तो इट क्रॉसिंग 1,51 लाख, बट बिकॉज ऑफ दिस यू नीड टू एक्सक्लूड दिस, सो सच पर्सन इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। Who is eligible to opt for? The person shall be eligible to opt under subsection 1 if save as provided in subsection 1 he is not engaged in the supply of services। तो 10% और जो हमने 5 लाख देखा विच इज हाजिर, उसके अलावा वो सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है, क्या रेस्टोरेंट सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकता है। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। तो ये भी क्वेश्चन आज किसी ने मेरे को पूछा था, नॉट लेविएबल टू टैक्स मीन्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, it is not exempt supply. So exempt supply person can opt for composition scheme. Not leviable to tax means non taxable supply means 5 petroleum product plus alcoholic liquor for human consumption। तो अगर वो 1 रुपए की भी सप्लाई है तो वो बंदा कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी ऑन दिस सप्लाई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार ही नहीं देता इनके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करने का। तो अगर आपने उसको अलाउ कर दिया तो आप तो टर्नओवर इन स्टेट ले रहे हो। टैक्स क्या है? कंपोजिशन टैक्स आप किस पे ले रहे हो? टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। तो उसके अंदर टर्नओवर के अंदर ये सप्लाई भी शामिल होगी, क्योंकि वो बंदा सेपरेट तो करेगा नहीं, तो आप इनडायरेक्टली जीएसटी लेवी कर रहे हो, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, भैया ये कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई हो सकती है, आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर रहा। तो इंटरस्टेट परचेजिंग हो सकती है, इंपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकता। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, सर यहाँ सप्लाईज ऑफ गुड्स लिखा हुआ है तो अब सर्विस अलाउ है, तो सर ये इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकता, इसका भी मैं लॉजिक बताता हूं कि मैंने ये इंटरप्रिटेशन क्यों किया। सॉरी, अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस की, आप क्या लेवी करोगे? आईजीएसटी। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है कि उसका अधिकार किसका है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो क्या करेगी? आईजीएसटी लेवी करेगी। करेक्ट, 269A सब में है ना आर्टिकल्स के अंदर। तो अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, क्योंकि यहां तो क्या गुड्स लिखा हुआ है, इसलिए काफी जने इंटरप्रेट कर रहे कि सर्विस कर सकता है, इसका मतलब तो नहीं कर सकता। तो आप आईजीएसटी लेवी करोगे, इंटरस्टेट पे आपको आईजीएसटी लेवी करना, लेकिन कंपोजिशन स्कीम के अंदर आप आईजीएसटी लेवी कर ही नहीं सकते।
CGST HGST, वो किसकी रेवेन्यू होगी? क्योंकि वो तो टर्नओवर पे कर रहा है, वो ट्रांजेक्शन वाइज नहीं देख रहा, आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हो ट्रांजेक्शन वाइज। आप महीने जो भी क्वार्टर का टर्नओवर है उसके ऊपर डायरेक्ट 1% पे कर रहे हो। तो उसमें अगर मान लीजिए इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस है तो आप CGST HGST पे कर रहे हो, क्योंकि IGST का बटन ही नहीं होता। तो और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप IGST लेवी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंटर स्टेट है, तो आप उसके ऊपर CGST HGST लेवी कर ही नहीं सकते। सो रिमेंबर, बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक, अकॉर्डिंग टू मी सप्लाई ऑफ सर्विस इज नॉट अलाउड। ठीक है। He is not engaged in making any supply of goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52. Amazon ये सब के थ्रू वो सप्लाई नहीं कर सकता। Manufacture of such goods एज में बी notified by the government on the recommendation of the council. तो कौन कौन से वो आइसक्रीम टबेको है ना, आइसक्रीम, पान मसाला, टबेको, एडिटेड वाटर, जो अब नया अमेंडमेंट है, तो इसका अगर मैन्युफैक्चरर है तो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ट्रेडर है, जैसे किराना की दुकान वाला, प्रोविजन स्टोर वाला आइसक्रीम बेचता है ना, बट ही कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि सेक्शन 10 में क्लियर कट लिखा हुआ मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकता। लेकिन ट्रेडर या रेस्टोरेंट वाला भी आइसक्रीम सप्लाई करता है ना, तो वो भी ऑप्ट कर सकता है, क्या मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकता। अदर कंडीशंस, the option availed of by a registered person under subsection 1 shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceed the limit specified under section 10 subsection 1. तो up to 31st December your turnover is 1 crore 50 lakh. On 1st January, let's say you made the sale of 1 lakh rupees, so you are crossing the aggregate turnover. So obviously you are not eligible for composition scheme. आपको एक हफ्ते के अंदर इंटीमेट करना है। जो ये 1 लाख की सप्लाई आपने 1 जनवरी को किया, वो आपको नॉर्मल टैक्स अप्लाई करना है। अब कई क्वेश्चन आता है कि सर पहले का क्या? पहले यहां कंपोजिशन स्कीम की टैक्स रेट ही चलेगी। जिस दिन आपने क्रॉस किया आप नॉर्मल सप्लायर बन गए, और जो नॉर्मल टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 दैट यू नीड टू पे। कंपोजिशन स्कीम पर्सन इज नॉट गोइंग टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम सप्लाई इन रेसिपिएंट एंड ही कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये सिमिलर कंडीशन ही इधर भी है, जैसे नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ही कैन नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, नॉट टू बी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, NRTP, कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता इसलिए टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? इशू बिल ऑफ सप्लाई। मेंशन द डिटेल्स एंड स्टेटस ऑफ कंपोजिशन डीलर ऑन बिल ऑफ सप्लाई एंड बोर्ड। तो बिल ऑफ सप्लाई पे उसको लिखना है कि मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, और दूसरा बोर्ड के ऊपर जो साइन बोर्ड होते हैं ना दुकान के बाहर, वहां भी लिखना है। इंटीमेशन, सो इफ सपोज यू आर टेकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन, सो एट द टाइम ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन यू कैन आल्सो अवेल कंपोजिशन स्कीम। तो उसकी इफेक्टिव डेट क्या होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है, तो न्यू फाइनेंशियल ईयर बिगिन होने के पहले आपको इंटीमेट करना है, ओके, एंड इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। न्यू रजिस्ट्रेशन के मामले में आप रजिस्ट्रेशन के साथ में अप्लाई कर सकते हो, तो यानी फाइनेंशियल ईयर के बीच में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो एंड यू वुड लाइक टू शिफ्ट टू कंपोजिशन स्कीम, यू कैन नॉट डू इन बिटवीन, यू कैन नॉट डू इन बिटवीन, यू हैव टू इंटीमेट बिफोर बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो वो क्या न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई है। इसके अलावा आपको 60 डेज में डिटेल देनी पड़ेगी, तो वो हम लोग ITC के चैप्टर में देखेंगे कि क्यों डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन जैसे भी वही है। अगर रिवर्स चार्ज है, मान लीजिए आपने कोई इनवर्ट रिवर्स सप्लाई है जो विच इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, सो यू नीड टू पे दैट, okay, reverse charge, and you cannot avail input tax credit, you cannot collect the tax from the recipient, you have to pay from your pocket। और बिल ऑफ सप्लाई पे आपको क्लियरली लिखना है कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूँ और मैं टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, साइन बोर्ड पे भी लिखना है। वैलिडिटी ऑफ स्कीम, तो वैलिडिटी सबसे पहले क्या हर साल आपको इंटीमेट करना है? जब तक आपकी इच्छा है, जब तक आप एलिजिबल हो, यू कैन कंटिन्यू to be in composition scheme person, you don't need to apply year on year, you don't need to intimate year on year। जब तक आप एलिजिबल हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 एंड CGST रूल्स,
आप कंटिन्यू कर सकते हो। वैलिडिटी ऑफ स्कीम क्या होगा कि भाई जब तक आप एलिजिबल हो जब तक है, जैसे ही मान लीजिए टर्नओवर क्रॉस हुआ या किसी वजह से आपको शिफ्ट होना है तो यू नीड टू इंटीमेट विड्रॉवल विद इन 7 days। इफ सपोज टर्नओवर इज क्रॉसिंग on 1st January, so you need to intimate within 7 days. Along with this, you also need to file the forms. और इसके अलावा मान लीजिए आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया एंड यू आर नॉट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, देन प्रॉपर ऑफिसर कैन इशू SCN. You need to answer that SCN. After seeing your reply, he think no you are not eligible, तो वो क्या करेगा, वो 73 एक तो पहले आपका कंपोजिशन स्कीम का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करेगा एंड ही कैन आल्सो लेवी पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 और 74। ठीक है, सो ही कैन पास द ऑर्डर, चाहे आपने खुद ने विड्रॉ किया या फिर ऑफिसर ने आपसे करवाया। यू हैव टू फर्निश द डिटेल ऑफ स्टॉक एंड यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑफिसर ने भी अगर कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ करवाया तो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अगेन इन इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर। फिर एक गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू किया है जिसके अंदर डेट क्या होगी, तो आपने अगर इंटीमेट किया है विड्रॉवल के लिए तो जो भी आपने इफेक्टिव डेट मेंशन की है, अगर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है तो उसमें डेट लिख के देगा और वो रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। अब नोटिफिकेशन नंबर 2 2019, ये रेप्लिका है कंपोजिशन स्कीम का। तो सर्विसेज के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर नोटिफिकेशन नंबर 2 2019 इंट्रोड्यूस किया। तो उसमें लिमिट क्या, फर्स्ट सप्लाई फ्रॉम 1 April 50 lakh rupees, so up to 50 lakh you can opt for this and the tax rate is 3% CGST and 3% HGST। बाकी सब कंडीशन सेम है जो कंपोजिशन स्कीम में है। ये अब फर्स्ट सप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है। मिस्टर ए इज नॉट ए रजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19, फ्रॉम 1 April 2019 न्यू फाइनेंशियल ईयर कमेंसेड अप टू September 2019 ही अचीव द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20 लाख, यानी यहां तक तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। एंड इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर GST लॉ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2019। अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 के बीच में वो 30 लाख की सप्लाई करता है। तो अप टू सितंबर ही वाज अनरजिस्टर्ड, 20 लाख रुपीज उसका टर्नओवर था। 1 October क्योंकि वो टर्नओवर क्रॉस करना, देन ही नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट, तो ही इज टेकन डेट। अक्टूबर टू दिसंबर 30 लाख टर्नओवर था और जनवरी के बाद जनवरी से मार्च उसका 15 लाख था, 15 लाख। तो अभी उसने ऑप्ट किया नोटिफिकेशन नंबर 2 2019 सिटी रेट डेटेड 7 March 2019, तो 20 लाख तक तो उसको जब तक वो अनरजिस्टर्ड था कोई टैक्स नहीं देना। 30 लाख के ऊपर ही इज गोइंग टू पे 6%, और आफ्टर क्रॉसिंग दैट 50 लाख मतलब 1 जनवरी 31 दिसंबर को 50 लाख कंप्लीट हो गया तो 1 जनवरी से वो नॉर्मल टैक्स पे करेगा ऑन 15 लाख रुपीज। ओके, सो कंडीशन सब सेम है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इधर 50 लाख का, वहां 1.5 करोड़ और 75 लाख का। यहां केवल जो ये पॉइंट है ये थोड़ा अलग है, मेकिंग सप्लाई ऑफ द गुड्स, नोट engage in making supply of the goods, तो आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट containing cocoa, पान मसाला, टबेको एंड मैन्युफैक्चर टबेको सब्सटीट्यूट एडिटेड वाटर। तो जो कंपोजिशन स्कीम में है वहाँ वर्ड यूज किया उन्होंने मैन्युफैक्चरर। तो मैंने आप लोग क्या बोला था, ट्रेडर है तो वो ऑप्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ उन्होंने वर्ड यूज किया सप्लाईज, यानी वो ट्रेडर है मैन्युफैक्चरर है तो वो ऑप्ट नहीं कर सकता। कोई भी बंदा जो सप्लाई कर रहा है आइसक्रीम, एडिटेड वाटर है सबकी, तो वो ऑप्ट नहीं कर सकता नोटिफिकेशन नंबर 2 2019। लेकिन ट्रेडर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। कंपोजिशन स्कीम क्या मैन्युफैक्चर के लिए इनएलिजिबल है, लेकिन ये सबके लिए है। तो ये फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 या 9 सबसेक्शन 4, तो इसको पे करनी है। इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम वाले और सेक्शन 10 वाले कंपोजिशन स्कीम वाले नोटिफिकेशन नंबर 2 2019 वाले, दे आर गोइंग टू फाइल क्वार्टरली दिस फॉर्म टू पे द टैक्सेज। दिस इज नॉट रिटर्न, दिस इज जस्ट फॉर पेइंग टैक्सेज। तो जनवरी टू मार्च के लिए उनको टैक्स पे करना है 18 अप्रैल को, अप्रैल टू जून के लिए 18 जुलाई को, और ईयरली अब उनको एक रिटर्न फाइल करना है GST 4 लाइक फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। उसकी ड्यू डेट क्या होगी, 30 अप्रैल 2021।
तो अगर इन्होंने ये फाइल कर दिया और एनुअल रिटर्न फाइल कर लिया, तो इसका मतलब दे आर कंप्लाइंग विथ सेक्शन 37 एंड सेक्शन 39 ऑफ CGST एक्ट. ओके, सो दिस एंड चैप्टर 3 discussion. Now ask me questions. वीडियो का एरर था क्या बीच में? मेरे को लगा तो नहीं, मेरे को तो लगातार दिख रहा था. एनीवे, व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ? सर, वशिष्ठ. So I am going to first, what is the question, then I am going to answer. Sir, what if the sponsorship is issued by a medical education trust from pharma company? Trust isn't a body corporate. तो बॉडी कॉर्पोरेट के लिए ही है. अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो मैंने क्या बोला था, फॉरवर्ड चार्ज. इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड की तो फॉरवर्ड चार्ज, या बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई है तो फॉरवर्ड चार्ज. इट इज नॉट एग्जम्प्ट. एग्जम्पशन इज ओनली देयर. मैंने आपको क्या बोला, सीरियल नंबर 53 है. एग्जम्पशन कब है? स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट. तो ये आपको जो एग्जम्पशन की लिस्ट है उसको इंटरलिंक करना है इसके साथ में. ठीक है, हो सकता है क्योंकि मैं रिवीजन कर रहा हूं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूं, क्योंकि सबको जल्दी है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी बोलना पड़ता है मेरे को, जिससे कि रिवीजन वीडियो जल्दी बने. उसके बाद क्वेश्चन, हरी. सर, वेदर ओला उबेर लाइक इको कैन क्लेम ITC on input services received by them, they need to pay tax under section 9 subsection 5. So whether adjustment of other input services are possible or not. See, as I said, under section 9 subsection 5, Hari, whatever is notified, those are not taxed under reverse charge. Basically, the electronic commerce operator, they are stepping into the shoes of actual service provider and they are paying the taxes. So obviously, in case of suppose they are getting any input services, so there is any input services taken by Ola Uber, like office rent. They are paying office rent and the owner is charging GST. So obviously they can avail input tax credit on that. The liability is shifted to them. So obviously they are eligible for input tax credit. Because for government it is very difficult to collect from 1 lakh small driver. Most of them are illiterate. So they shifted the burden to Ola Uber. And if you even see the list, धर्मशाला वाले हैं, अब उनमें 5 पास वाले हैं. ठीक है, होम स्टे करवा रहे हैं, या आज का BNB चल गया, so you can even take flat on rent. तो इसलिए उसने क्या किया कि BNB पे करेगा. या फिर कारपेंटर, डू यू एक्सपेक्ट कारपेंटर टू पे द टैक्सेज? Obviously no in India. So that's why they put the burden on electronic commerce operator. Sir, is import of service by unregistered individual for furtherance of business taxable? Import of service, if consideration is paid, then it is supply subject to GST. Correct? It is already covered. And if import of services is from related party, consideration is not there, then we discussed yesterday. Schedule 1 para 4, it covered that. And I said to you, suppose you are only indulged in exempt supply, that's why you have not taken the registration, because you are not supposed to take registration under section 23. So for paying tax, you have to take registration, compulsory registration under section 24. तो पे करना पड़ेगा. Sir, can GTA charge 12% under forward charge for few of its customer and 5% RCM for other customer? Is it possible? According to me, no. So either he has to opt for entire forward charge, or he can opt for not to pay any taxes and let recipient pay. Sir, please explain motor vehicle reverse charge again. Good question, Karki. Because I was thinking everybody understood this. So even in fact, I took hours to understand this when this amendment came. First thing, you need to see renting of motor car. ठीक है, रेंटिंग. ओला उबेर आप लोग लेते हो तो वो रेंटिंग नहीं है. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग, लेट्स से इन्फोसिस took on rent for सॉफ्टवेयर इंजीनियर पिकअप ड्रॉप. तो उन्होंने रेंट पे लिया. तो इन्फोसिस इज ए कंपनी, सो इन्फोसिस नीड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. ये तो बहुत सिंपल है. लेकिन इसके अलावा इन्फोसिस को क्या देखना है, जो बंदा उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल पे लिया, वापस लिखता हूँ मैं.
इधर अब इन्फोसिस कर देता हूं मैं, इन्फोसिस मिस्टर ए, या क्या नाम है, विकेस है ना, विकेस, विकेस सप्लायर है, ठीक है। इन्फोसिस वाला बोलता है भैया मेरे को 1 महीने के लिए इनोवा दे दे। अब विकेस के बाद इनोवा नहीं है, तो वो अमित जैन के पास आता है, वो अमित जैन के पास आता है और बोलता है सर, सर नहीं बोलेगा, आप बिजनेस कर रहे हो तो बोलेगा अमित जैन तेरे पास इनोवा है क्या? मैं बोला हाँ है, मेरे को रेंट पे दे दे। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भैया, मैं 20,000 रुपये लूंगा महीने का, पेट्रोल वेट्रोल सब तेरा, और प्लस जीएसटी लूंगा। तो विकेश बोलता ठीक है, दिया। विकेश ने इसको, इन्फोसिस को 30,000 में दे दिया, विकेश को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो विकेश को सबसे पहले तो इसके ऊपर जीएसटी पे करना 2.5% प्लस 2.5% सीजीएसटी, एचजीएसटी, ठीक है। इसके अलावा जो विकेश है वो केवल जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है वो केवल इसके ऊपर ले रहा है सकता है, मतलब जो मैं जीएसटी चार्ज कर रहा हूं मोटर का रेंट पे देने के लिए, वो ही केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। मान लीजिए ये जो विकेश है ये बिजनेस करता है ऑफिस के अंदर बैठ के, वो ऑफिस रेंट की है, तो उसके ऊपर ओनर जीएसटी चार्ज करता है, तो वो उसके ऊपर आईटीसी नहीं ले सकता। इसीलिए उन्होंने लिखा है खास तौर पे सेम लाइन ऑफ बिजनेस, they have used the word same line of business, so you should know how to interpret. If you read the wording, it say same line of business ITC taken, तो मैं जो चार्ज कर रहा हूं उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, लेकिन उसके अलावा उसने कोई पेस्ट कंट्रोल करवाया और पेस्ट कंट्रोल वाले ने विकेश को बिल दिया, साथ में जीएसटी चार्ज किया, तो नॉर्मली वो ले सकता है, लेकिन इस मामले में वो नहीं ले सकता। और ये एंश्योर किसको करना, सबसे बड़ी बात इन्फोसिस को। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया, बहुत अच्छी बात है, इन्फोसिस के पास क्या ये डिटेल है क्या, वो किसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता क्या नहीं है? वो उसकी अकाउंटिंग बुक्स तो कॉन्फिडेंशियल है ना, तो हाउ इन्फोसिस गोइंग टू कम टू नो? तो इस मामले में हम लोग क्या करते थे कि भैया तेरा रिटर्न दे दे, जब टैक्स वाला आएगा तो उसको दिखा देंगे। अगर तेरे को बिजनेस चाहिए तो तेरा रिटर्न शेयर करना पड़ेगा। सप्लाई बोलता था कॉन्फिडेंशियल, बोला कॉन्फिडेंशियल कुछ नहीं है भैया, ये मेरी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर डाल के रखा है। तो ये पे करेगा 2.5% प्लस 2.5%। इसके अलावा इन्फोसिस भी पे करेगा रिवर्स चार्ज, और इन्फोसिस को ये इंश्योर करना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस का ले, किसी और का नहीं ले। तो काफी कंफ्यूजिंग वाला ये अमेंडमेंट है, हालांकि वापस उन्होंने इसको अमेंडमेंट कर दिया दिसंबर के अंदर, बट दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर May 20, तो नवंबर 20 में एप्लीकेबल होगा। जो अभी मैं बुक लिख रहा हूं उसके अंदर वो अमेंडमेंट आने वाला सॉरी देन जितेंद्र, एज पर नोटिफिकेशन 2019 current year, if we take option up to 20 lakh there is no GST. GST after 20 lakh, another 50 lakh is liability 6%. First thing, he is unregistered. If suppose his turnover is 20 lakh, Jitendra, he is not supposed to take registration according to section 22 subsection 1. So when he is going to cross it, so he is going to file REG01. In that he can opt for composition scheme or he can opt for this scheme. तो वो ऑप्ट करता है ये स्कीम, तो अप टू 50 लाख की वो इस स्कीम में कंटिन्यू कर सकता है। तो मान लीजिए जो अपन ने एग्जांपल लिया दिसंबर तक उसका टर्नओवर 50 लाख हो जाता है, तो 50 लाख होते ही उसको 30 लाख के ऊपर ही देना है। जो अनरजिस्टर्ड के समय जो टर्नओवर था उसके ऊपर उसको 6% पे नहीं करना है। जैसे 50 लाख हुआ उसके ऊपर जो भी टर्नओवर हुआ वो नॉर्मल टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग, क्योंकि जो लाइव होता है उसमें डाउट लाइव लेने में आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। योर ऑल द डाउट्स आर क्लियर, सो एंटायर चैप्टर इज कंप्लीट। सर कंटिन्यूइंग विकेश डाउट, इन दैट केस Infosys and VKS both will be paying GST, so that would be double taxation. Obviously yes, because VKS is paying 2.5%, 2.5%. See, it is clearly written. If you read this, any person sorry, other than a body corporate paying CGST at the rate of 2.5%, IGST obviously 5%, on renting of motor vehicle with input tax credit only
of input service in the same line of business. So obviously he is paying na, he is supplier of service, so he is paying and body corporate is also going to pay. See, after you discontinue video, means after I basically we discontinue this revision, because we already completed the chapter and you people are also asking me doubt. आपको ये इंश्योर करना कि आपके दिमाग में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. जैसे कल हमने चैप्टर 2 किया तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. उसके बाद मैंने काफ़ी एग्जांपल लिए, जैसे 10 लाख रुपीज अगर आपने केस में डिपॉजिट दिया, नहीं सॉरी केस में गिफ्ट दिया, देन इट इज मनी ट्रांजेक्शन नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी. तो इसलिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ. तो आपके कोई भी डाउट होने नहीं चाहिए, और बाद में जैसे ही आप पढ़ो तो आधे घंटे में आपका रिवीजन हो जाना चाहिए. तो लाइव रिवीजन की यही खासियत है. एक तो आप लोगों में डिसिप्लिन है, ठीक है, और दूसरी बात कोई भी डाउट है तो मैं लाइव डाउट ले रहा हूं. मैं सोचने का टाइम नहीं ले रहा हूं कि उसका क्या आंसर होगा. तो आईडीटी में डीटी में लाइव डाउट लेना थोड़ा बहुत मुश्किल है, काफ़ी एक्सपर्टीज लगती है, तभी वो डाउट क्लियर होता है. तो नॉर्मली बंदे लोग लाइव डाउट नहीं लेते. हरी सर, वेदर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एटसेट्रा नीडेड टू बी एक्सक्लूडेड वाई कैलकुलेटिंग लिमिट फॉर सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 10. नो बेसिक. अच्छा, यू नीड टू यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि वो लिमिट का क्या करेंगे हम. तो यस, अगर अपन ये देखें रिमूवल ऑफ ऑर्डर, तो उसमें लिखा है कि आपको जो सर्विस है वो 10%, उसके अंदर भी उसको काउंट नहीं करना. कहाँ गया वो रिमूवल ऑफ ऑर्डर, ये रहा. फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सचेंज सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेज in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the eligibility for composition scheme under second proviso. तो second proviso आ गया तो subsection 1 of section 10 और एग्रीगेट टर्नओवर. तो एग्रीगेट टर्नओवर में भी शामिल नहीं करना है और इसके अंदर भी आपको शामिल नहीं करना है टू चेक द एलिजिबिलिटी. Any other doubt? Quickly ask if you people have doubt. Don't think. Or you don't have doubt, just write it. So I can say goodbye, good night, and let this continue. We are going to meet anyway tomorrow for exemption, and we need to interlink exemption provision with reverse charge. और एग्जाम्शन में तो मेरे को कीवर्ड आपको बताना जिससे कि आप लोग फटाफट उसको याद कर सको. So any other doubt? Or shall I discontinue? Okay, so you only asked about TDR FSI. So now you understood what is TDR FSI. I hope you understood what is TDR FSI. Because this is normally the terminology related to real estate. So most of them don't know. And most of them even students don't know. Normally I tell in my video lectures कि ये एग्जम्प्ट क्यों है, कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए. अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया तो उसको जीएसटी नहीं मिलने वाला, तो बोलते ये एग्जम्प्ट नहीं है टीडीआर एफएसआई की सप्लाई. अगर उसको रेवेन्यू मिल रही है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में तो बोलते टीडीआर एफएसआई एग्जम्प्ट. तो उसको रेवेन्यू चाहिए. तो अब कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग है तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर नहीं सकती बिकॉज ऑफ शेड्यूल 3, तो बोलते एग्जम्पशन भी नहीं है, तो पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. GST is payable on interest component. It is only to check the eligibility. Now if suppose the supplied manufacturer और वो restaurant service, तो मैंने क्या highlight किया हुआ इधर, you also need to pay on exempted. Interest is exempted supply, you need to pay GST on that. But in case supply is trader, then you don't need to pay on interest because interest is exempt. Otherwise for manufacturer, restaurant, they need to pay. Anjali, sir, in notification number 2 2019 says preceding financial turnover up to 50 lakh. If preceding turnover is 40 lakh and he had taken registration in current financial year,
he will be getting benefit of notification number 2 2019, yes of course, but then he need to pay on entire turnover. For new registration he can get the benefit of 20 lakh annually, but for person who is already registered, his preceding financial year 40 lakh, so he can opt for this scheme. Okay, but he need to pay on entire 40 lakh. If suppose in current year the turnover is 40 lakh or 50 lakh, he need to pay tax on that 6%, and if suppose it crosses after 6 months, then he need to become the normal taxpayer. Any other doubt? You people need to ensure zero doubt in this chapter. Each of you need to get aggregate in CA final exam, so obviously you can become CA, and for that purpose you need to score exemption marks in IDT, because IDT is very easy to score. So ensure zero doubt. Sorry. Any other doubt? If no doubt for 30 seconds, then I am going to discontinue. Yes, because Jiten, remember, it is saying 10% of टर्नओवर इन स्टेट और यूटी. उन्होंने वर्डिंग क्या यूज किया यहाँ, तो ये स्टेट वाइज ही हो गया ना. तो आपको ईच स्टेट में कैलकुलेट करना है. आपको एलिजिबिलिटी एग्रीगेट टर्नओवर के हिसाब से देखनी है, और ये जो सेकंड प्रोविजन उसके लिए टर्नओवर इन स्टेट और यूटी देखना है ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर. तो स्टेट वाइज यू शुड नो हाउ टू इंटरप्रेट. तो ये देखिए अगर क्लियर कट लिखा हुआ है इसके अंदर. तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट.